तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिल के पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारे कुछ लेक्चर्स हो गए थे जिसमें हमने कुछ चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम पहले से थोड़ा-सा प्रीकैप देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या-क्या किया था। पहले हमने इसमें देखा था कि प्रूडेंस और कंज़र्वेटिव कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बोला था ये पापा-मम्मी की सोच है कि ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ, मतलब नज़र लग जाती है। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसमें हमने जितने लोगों का जितने जितने का लोगे उतने पर ही रिकॉर्ड करना होगा, जिसमें हमने ये सीखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, कि जिस साल का खर्चा होगा उसी साल की कमाई से सेट ऑफ करके आपको नेट दिखाना पड़ेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर हमने इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हमने इसके बारे में जाना था कि अगर ये इसके बिना हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा और इसके साथ हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। फिर हमने ड्यूअल एस्पेक्ट्स और ड्युअलिटी प्रिंसिपल देखा था कि न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसमें हमने देखा था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसमें हमने ये देखा था, ठीक है, कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। फिर हमने उसके बाद देखा था कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपना तभी मानो जब उस पर हक आ जाए, उससे पहले अपना मानने की जरूरत नहीं है। तो हमने उससे पहले हमने ये देखा था। फिर हमने लास्टली देखा था वेरिएबल वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी एविडेंस की तरह एक्ट भी करती है, और उसके पीछे कोई सबूत सबूत होना चाहिए, ठोस सबूत होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा था, तो आज का हम लेक्चर चालू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, यहाँ से आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शुरू होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो एक तरह की ना गाइडलाइंस है, जो कि कई तरह के इंस्टीट्यूट्स बताते हैं, जो कि इशू करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, कब इशू करता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। सबसे पहले, जैसा आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का पैटर्न यही है कि सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद प्रॉब्लम का मतलब कि ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, किस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया, और उसका सॉल्यूशन हमने इस कॉन्सेप्ट में कैसे ढूँढा। ठीक है, तो बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। सबसे पहले बात तो कि भाई ये है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तुम बात कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है ये। ठीक है, चलो देखते हैं। रूल बुक ये कुछ नहीं है, रूल्स की बुक है अकाउंटिंग करने की, रूल बुक है अकाउंटिंग करने की। ये बताएगा हमें कि अकाउंटिंग हमें करनी कैसे है। ठीक है, समझ गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए भाई। अब सबसे पहला सवाल कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए क्यों हैं, किस लिए बनाए हैं। अब देखते हैं क्यों बनाए हैं। स्टैंडर्ड्स दैट शुड यूनिवर्सली एप्लीकेबल। देखो, अब क्या है ना, अकाउंटिंग पूरी दुनिया में होती है, अकाउंटिंग पूरी दुनिया में होती है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि पूरी दुनिया माने। जैसे मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग हर जगह सेम कैसे हो सकती है, क्योंकि वो कुछ स्टैंडर्ड कोई प्रोसीजर फॉलो कर रही है, जो कि पूरे यूनिवर्स में वो एप्लीकेबल है। तो उसी चक्कर में यहाँ इंडिया में बैठ के कोई अकाउंटिंग कर रहा है या फिर कोई यूएस में बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है, उसके लिए अकाउंटिंग करना सेम है, मतलब उसको रूल्स एक ही है। उस रूल्स पे करोगे अकाउंटिंग, तो यहाँ भी बैठ के वही बुक्स बनेगी और वहाँ भी बैठ के वही बुक्स बनेगी। ठीक है, सो दैट अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैव द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। वही कह रहा है कि देखो, जब हम अकाउंटिंग एक जैसे, हमारी सबकी अकाउंटिंग एक जैसी होगी, तो हम ये अकाउंटिंग की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पढ़ के आए हुए हैं, तो वो मतलब रिलायबिलिटी कि वो रिलायबल होगी, रेलिवेंट होगी, समझने में आसान होगी और कंपेरेबल होगी। तो ये सारी क्वालिटी उस अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं, कि मतलब इसको कोई तो बनाता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, लेकिन कोई तो बनाता होगा ना। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको कौन बनाता है। देखो, सबसे पहले आता है एमसीए। एमसीए कौन है, अब ये है हमारी सरकार, मान लो एक तरह से सरकार, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो, सरकार से बड़ा कोई है नहीं, सरकार से बड़ा कोई है नहीं, और आजकल तो वैसे भी नहीं है। तो ये सबसे ऊपर बैठा है, ये एक तरह से टॉप पे बैठी हुई है। इसने बनाया, सरकार ने बनाया एक इंस्टीट्यूट,
जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो जिसके अगर जैसे मान लो आप 12th के बाद या 11th के बाद आगे अब तो शायद 11th के बाद ही है कि आप सीए के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, तो आपको इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, मतलब आईसीआई के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो आईसीआई कोर्स कराता है जिसका जिसका नाम है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो इससे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, ठीक है। तो ये कोर्स करने के बाद आप सीए बनते हो, जो ये इंस्टीट्यूट कराता है, ठीक है। अब देखो, अब ये इंस्टीट्यूट अब काफ़ी बड़ा है, इंस्टीट्यूट के और भी कुछ काम होते हैं, देखो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको सीए के एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराने हैं। तो ऐसी बहुत तरीके के एग्ज़ाम वो होते हैं इंस्टीट्यूट के पास। तो इसने क्या किया, इसने एक बोर्ड बना दिया, मतलब बोर्ड क्या हुआ, एक मान लो ये इंस्टीट्यूट है तो इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा दे दिया कि भैया यहाँ पर 2-3 बेंच लगा दी और वहाँ पर बंदों को बैठा दिया कि भैया तुम इस एएसबी का काम करोगे। अब ये एएसबी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आप हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओगे। अब इसके ऊपर काम चला गया, देखो सबसे पहले सरकार ने काम दिया आईसीआई को, डेलीगेशन देखो, फिर आईसीआई ने काम दिया एएसबी को, तो ऐसे डेलीगेशन हो रहा है वर्क का। तो एमसीए हमेशा हुए हमारे दादाजी और आईसीआई हुए पापा जी। तो और ये हुए आप, ये लोग आप हुए, ठीक है। तो हमेशा एमसीए दादाजी, पापा जी और ये आप लोग, ठीक है। अब देखो सर्कल कैसे चलता है ऐसे का, इसको ऐसे बोलो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलो, एएस, इसको एएस लिखना था, इसको एएस होना चाहिए था, बट ठीक है। देखो सबसे पहले एमसीए अपनी पावर डेलीगेट करेगा आईसीआई को, ठीक है। आईसीआई को पावर डेलीगेट कर दी कि भैया क्योंकि देखो ये एमसीए सरकार, इसको तो देश चलाना है ना, एमसीए सरकार को तो पूरा देश चलाना है, इसको और भी बहुत सारे काम है। तो इसने क्या कर दिया, एक अकाउंटिंग बॉडी बना दी कि भैया अकाउंट्स का तुम देखोगे, अकाउंट्स का जितनी भी चीज़ होगी वो तुम देखोगे। अब इसको भी अपने इंटरनली काफ़ी सारे काम करने हैं, तो इसने एक और बॉडी बना दी कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम तुम देखोगे, एएसबी बोर्ड देखेगा। अब ये एएसबी बोर्ड क्या करेगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रूल्स बनाएगा, पूरे लिख के ड्राफ्ट बिल्कुल बना के उसका वर्ड पे पूरा एक्सेल या वर्ड एक्सेल जो भी है उस पे पूरा बना के वो वापसी एएसबी को देगा और आईसीआई को देगा। एएसबी आईसीआई को देगा, आईसीआई उसको चेक करेगा, थॉरोली चेक करेगा कि भैया हाँ ठीक है, चीज़ें ठीक है, और अपने साइन करके दे देगा, अपने आईसीआई साइन करके दे देगा कि हमने सर्टिफाई कर दिया। अब फिर ये आईसीआई उठाएगा और एमसीए को देगा कि भैया अब हमने हमारा देखो ये ड्राफ्ट है, आप इसको अप्रूवल के लिए भेज दो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंट्रल पावर है, जो अप्रूव करने की पावर है एक एएस को, वो एमसीए के पास है, वो कभी भी आईसीआई के पास नहीं है। आईसीआई रिकमेंड करता है बट एमसीए अप्रूवल है, मतलब फाइनल अप्रूवल एमसीए ही देगा, क्योंकि देखो सरकार के बिना तो कुछ नहीं हो सकता इस देश में। तो सरकार जो करेगी वो ही फाइनल होगा, तो ये हमारा याद रखना आप। अब देखो इन केस ऑफ कंपनीज के केस में क्या हुआ, जब दादा को अपने ही लड़के पर भरोसा ना हो तो वो एक और लड़के को ले आया, नफरा। अब देखो कंपनीज के केस में क्या हुआ ना, अब मान लो ये दादाजी कौन था, हमारा एमसीए। अब इसने देखा यार मेरे अब इसका लड़का कौन था, मतलब दादाजी का लड़का कौन था, आईसीआई, ये इसका लड़का हुआ, ये एमसीए इसका लड़का हुआ। अब इसने देखा यार ये ना कुछ अपना काम ढंग से कर नहीं रहा कंपनीज के केस में। अब कंपनीज के केस में क्या है ना, बीच में आपने काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी कि इस कंपनी में फ्रॉड हो गया, उस कंपनी में फ्रॉड हो गया। तो इसने कहा यार ये लग रहा है मेरा एक लड़का है ये ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इसने एक और लड़के को, अपने दूसरे लड़के को, नफरा को, जिसका नाम था नफरा, उसको इसके साथ काम करने को बोल दिया कि भैया अब तुम ये और नफरा दोनों एक साथ मिलकर काम करना, तब मुझे रिपोर्ट देना अपनी, तब मुझे फाइनल रिपोर्ट देना। तो दादाजी मतलब एमसीए ने अपने ही लड़के को, वो और देखो सबसे टॉप पे एमसीए ही रहेगा, लेकिन उसके नीचे एक और आ गया, लड़के पर भरोसा नहीं था आईसीआई पर, और उसने एक और लड़के को, नफरा को लेके आ गया। अब देखो अब क्या केस बनता है, अब एमसीए देगा भाई आईसीआई को, ठीक है। एमसीए अपने आईसीआई को वो बताएगा कि भैया मुझे एक वो चाहिए, मुझे एक क्या बोलते हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। आईसीआई बोल देगा एएसबी को, क्योंकि उसके पास तो अपना बोर्ड है, उसने अपना एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना रखा है, वो एएसबी को बोल देगा। अब एएसबी जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा वो दे देगा आईसीआई को, फिर से पापा को दे देगा कि भैया अब आप ये वेरीफाई करो और आगे ले जाओ। अब ये आईसीआई लेके जाएगा नफरा के पास कि भैया
ठीक है भैया भैया आप ना इसको चेक कर लो क्योंकि हमारी बॉडी ने बना दिया है, अब आप इसको चेक करो क्योंकि दादाजी ने बोला कि भाई को चेक कराना है। मतलब दादाजी ने बोला हुआ कि भाई को चेक करा के लाना, तो ये नफरा अब चेक करेगा इसके वो कि भैया कि सारी चीज़ें ठीक है, इन लाइन है सारी चीज़ें लॉस के साथ, और जो हमारी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है क्या वो इन लाइन है सारी चीज़ें। तो ये चेक करके अब एमसीए के पास लेके जाएगा कि भैया दादाजी के पास कि हाँ ये रूल पास होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसमें नोट नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात ये है कि दादाजी के अप्रूवल के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। मतलब एमसीए अप्रूव नहीं करेगी जब तक, तब तक कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पास नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में घुसा लेना कि सबसे ऊपर है दादाजी, मतलब आपका एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और जिसको हम गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब आगे देखते हैं कितने तरह की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कितने तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? देखो, अब मैंने जैसे आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे-ऐसे प्रोसीजर से चलेंगे, लेकिन इसमें ये हाफ ट्रुथ था। अब देखो फुल ट्रुथ क्या है? अब देखो कुछ कुछ कंपनीज़, अब जो बड़ी कंपनीज़ है उस उनमें तो सरकार को क्या होता है थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बड़ी कंपनीज़ मतलब इन द सेंस हुआ आपकी लिस्टेड कंपनी। देखो लिस्टेड कंपनी होती है जिनके स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। मतलब जैसे रिलायंस है, रिलायंस आपकी पब्लिक कंपनी है, उसमें मतलब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व्ड है। पब्लिक ने अपना पैसा रिलायंस को दे रखा है कि आप हमारा ही पैसा लो और आप इसको इससे पैसा जनरेट करो और हमको रिटर्न्स दो। तो ये कंपनीज़ पे सरकार की थोड़ी ज़्यादा वो होती है, नज़र होती है कि भैया इनके साथ इनके मतलब पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए पब्लिक के साथ। तो इसलिए इनके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा गाइडेंस रखी। तो इन्हीं कंपनीज़ के लिए वो उसने अपने दूसरे लड़के को बोला नफ़रा को कि भैया आप इनका काम देखो, आप आईसीआई का काम देखो कि इन कंपनीज़ के ऊपर। अब ये कौन-कौन सी कंपनीज़ थी? तो अब हम देख रहे हैं कि एएस कितने तरीके की होती है। देखो अब कुछ केसेस क्या है, अब जो छोटी सी कंपनी मान लो लाला की दुकान है, कोई छोटी कंपनी है या कुछ भी है, तो अब नफ़रा भी तो इतना नहीं है ना। अगर सारा ही काम उठा के आईसीआई का नफ़रा को दे दोगे, तो फिर तो वो भी पागल हो जाएगा कि अब मान लो भाई का सारा काम उठा के अपने बड़े भाई को दे दिया, तो अगर उस पे ज़्यादा काम है, तो वो भी तो पागल हो जाएगा ना। दोनों का काम अगर सेम हो जाएगा, तो इसलिए क्या किया, कुछ स्पेसिफिक बड़ी कंपनीज़ को उठा के नफ़रा को दिया कि भैया अब पहले ये चेक करेगा, फिर आप चेक कर लेना कि ठीक है ये बड़ी कंपनीज़ है, इस पे थोड़ी-सी ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब जो छोटी कंपनी का काम है, छोटी कंपनी का काम अभी भी आईसीआई देख रहा है कि भैया ठीक है, तुम उसके लिए रूल तुम ही बना लो। तुम अभी वो इतनी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ नहीं है, वो अभी उनमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ठीक है तुम इसका काम तुम ही देख लो। दादाजी ने ये बोल दिया। अब कुछ देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने तरीके के होते हैं। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो कि आईसीएआई इशू करता है फॉर अदर देन कंपनीज। कंपनीज देखो कंपनीज हटा दी यहाँ पर, जो बड़ी कंपनीज थी उनको हटा दिया कि भैया कंपनी के लिए तुम नहीं बनाओगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो सारी कंपनीज हटा दी। ठीक है, अब दूसरे तरीके के एएस क्या हुआ है? एएस इशूड बाय एमसीए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ कंपनीज। अब इसने क्या बोला कि भैया ऐसा है, ये जो कंपनी एएस हम इशू कर रहे हैं एमसीए अंडर द कंपनीज एक्ट, वो कंपनीज पे लगेंगे, वो कंपनीज पे लगेंगे। अब जो रिश्ता वही सोचने ही वाली बात है इसी के सजेस्ट करे हुए, है इसी के सजेस्ट करे हुए। बट क्या है, इन्होंने बोल दिया कि भैया ये तो बहुत ही छोटी कंपनीज हो गई और ये थोड़ी सी बड़ी कंपनीज हो गई। तो ये जो छोटी कंपनी है इसके लिए पावर पूरी आपको दे दी, हमने अपने लड़के को दे दी, आईसीआई को दे दी कि ठीक है बहुत ही जो कंपनीज है ही नहीं ना उनके लिए तो तुम ही बना लो। अब कंपनीज है नहीं मतलब मान लो कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई सिंगल बंदा काम कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं उसे। कोई एलएलपी है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कोई अलग अदर देन पार्टनरशिप है, या कोई जॉइंट वेंचर है, कोई अलग ऐसा कोई कॉम्बिनेशन से आप बिजनेस कर रहे हो जो कि कंपनी में नहीं है। ऐसी कोई इनकॉर्पोरेशन करके आप बिजनेस कर रहे हो या नॉन इनकॉर्पोरेट वे में कर रहे हो, तो उस पे जो रूल्स लगेंगे वो बनाएगा आईसीआई, सिर्फ सोली आईसीआई। उसके उसके पास जिसके पास पावर है वो है आईसीआई उन केसेस में। अगर कंपनीज का केस आ जाता है, अगर कंपनी का केस आता है, फिर दिमाग में आना चाहिए आपके कि दादाजी अब आ सकते हैं, क्योंकि बात आ गई कंपनीज की। तो दादाजी ने बोला कि भैया अब हम फाइनल अप्रूवर बनेंगे कंपनीज के केस में, क्योंकि कंपनीज में क्या पता पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो।
देखो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे समझते हैं, अगर कंपनी का केस बन, देखो जैसे अदर देन कंपनी है, मान लो अदर देन कंपनी है, अदर देन कंपनी है, तो फिर तो सीधा आईसीआई को बोल दिया कि भैया तेरे पास पूरी पावर है, तू इसको देख और तू इसके लिए रूल्स बना सारे। सरकार ने ये बोल दिया, ठीक है, तो ये तो अदर देन कंपनी की बात खत्म हो गई। फिर आई कंपनी की बात की, कंपनी की बात। अब देखो, अब कंपनी में भी ना दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि जिसमें हमारा, पहला केस बनेगा जिसमें हमारा बिग कंपनी, पहला केस बनेगा बिग कंपनी। बिग कंपनी के मैं अभी आपको बताऊंगा बिग कंपनी से मेरा मतलब क्या है। और दूसरा केस बनेगा आपकी स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी या छोटी कंपनी कोई बोल लो, क्योंकि देखो कंपनी भी अलग अलग तरीके की होती है। या फिर बिग कंपनी की जगह आप बोल सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, कि जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। या फिर दूसरी आप बोल सकते हो जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अब इसने बोला इंड एस इशूड बाय एमसीए अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इन केस ऑफ बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी। तो समझ रहे हो कि इसने एमसीए ने, मतलब एमसीए ने बोला कि भैया अगर इन केस ऑफ कंपनीज है तो फिर तो हम डील कर लेंगे, हम डील कर लेंगे, जो आप हमें बना के देखोगे हम उसमें से देख लेंगे। फिर इसने बोला कि एमसीए एक वो बनाएंगे कंपनीज एक्ट जिसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी, उसके उस केस में, अब देखो इस केस में नफरा घुस जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि उसमें उसका विश्वास नहीं है, दादाजी का अपने लड़के पे विश्वास नहीं है, तो एक वो बड़ी कंपनीज के लिए लेके आया कि हम एक और लड़के को बैठाएंगे कि वो उसका काम देखेगा। तो यहाँ पर एमसीए प्लस आईसीआई मिलके काम करेंगे, यहाँ पर एमसीए प्लस आईसीआई मिलके काम करेंगे। अब यहाँ पर देखो एमसीए प्लस नफरा और प्लस आईसीआई, ये तीनों मिलके काम करेंगे कि हाँ और देखो प्रोसीजर वही रहेगा कि आईसीआई पहले बताएगा, आईसीआई पहले एएसबी को बताएगा, एएसबी आईसीआई को बताएगी, फिर आईसीआई नफरा के पास लेके जाएगा, फिर नफरा एमसीए के पास लेके जाएगा। प्रोसीजर सेम है, बट इन केस में, बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनीज के केस में आपका नफरा बीच में कूद जाएगा, क्योंकि एमसीए, हमारे दादाजी को विश्वास नहीं था, ठीक है। इतना आ गया समझ अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब किन 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 कंपनीज पे अप्लाई होगा, देख लेते हैं। अब देखो पहला पहला केस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई। ये वो केस है जिसको सोली पावर आईसीआई को दे रखी कि भैया तू इनके रूल्स बना, तू इनको मैनेज कर। एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। अब देखो कितने आसानी से आपको समझ आएगा। नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज मतलब ये कॉर्पोरेट नहीं है, ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं है, ये कौन हो सकते हैं, ये हमारे सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, जो सिंगल वो करता है, बिजनेस कर रहा होता है। दूसरा आपका जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, आपके पार्टनरशिप्स हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। तो अलग अलग, अदर देन नॉन कॉर्पोरेट के अलावा जो भी है, सब की सब आईसीआई हैंडल करेगा उसे। तो जिसको मैंने एग्जांपल में लिख दिया, लाला की दुकान, लाला की दुकान, ठीक है। क्योंकि देखो चाहे लाला की दुकान पे अकाउंटिंग हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन उस पर रूल्स तो लगेंगे लगेंगे, और वो रूल्स कौन बनाएगा, आईसीआई बनाएगा, ठीक है। इतना आगे समझ, आगे देखो दूसरे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय एमसीए अंडर द कंपनीज एक्ट। अब ये वो केस आ गया, दादाजी ने बोला मैं और सिर्फ एक लड़का आईसीआई मिलकर काम कर लेंगे, क्योंकि ये इन कंपनीज में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, छोटी कंपनीज है, ठीक है। एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज, ये छोटी कंपनी है भैया, है तो कॉर्पोरेट ही है कंपनीज, लेकिन छोटी कंपनीज है। ऑन विच इंड एएस आर नॉट एप्लीकेबल। देखो ये इंड एएस क्या है ना, ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो दो तरीके के एएस होते हैं, एक नॉर्मल एएस होते हैं जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक होते हैं इंड एएस, इसको हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये छोटी कंपनीज के लिए है, ये छोटी कंपनी के लिए है, ये है कंपनीज के लिए लेकिन छोटी कंपनीज के लिए है। और ये जो इंडिया है ये है बड़ी कंपनीज के लिए। अब ये ऐसा क्यों लाए, बड़ी कंपनीज के लिए क्यों अलग किया। अब देखो क्या होता है ना, ग्लोबली जो मतलब इंटरनेशनली चलते हैं, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये ग्लोबली चलते हैं। तो अब हमारी इंडिया ने सोचा यार
हाँ, अब हमारे कभी-कभार देखो कुछ चीज़ वो स्टैंडर्ड्स अलग बताते हैं, आईएफआरएस अलग बताता है। मान लो कोई मशीन है उसको कोई वो कह रहा है, कोई मशीन को कोई आईएफआरएस कह रहा है कि इसको हम मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेंगे। बट हमारे जैसे मैंने आपको एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसने बोला कि जी नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हम फेयर वैल्यू को हम देखते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं फेयर वैल्यू को, हम तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो लेकिन इंटरनेशनली वो गलत है वो कॉन्सेप्ट। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया का देखो इंडिया का एक काम तो बहुत बढ़िया है कि वो कॉपी पेस्ट बहुत अच्छे से करना जानती है। तो इंडिया ने बाहर के आईएफआरएस को कॉपी किया और अपने अपने इंड एएस में चिपका दिया, कॉपी पेस्ट और नाम 2-3 नाम चेंज कर दिए और वैसे के वैसे रिलीज़ कर दिए कि भैया ये हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए कि अगर कोई बड़ी कंपनी को इंड एएस लगाने हैं तो वो ये स्टैंडर्ड्स लगाएगा। छोटी कंपनी के लिए अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये भी समझ आ गया कि कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस पे लगता है जिन पे इंड एएस नहीं लगते। देखो ये भी ध्यान रखना, ये उन पे लगता है जिन पे इंड एएस नहीं लगते। और इंड एएस किस पे लगते हैं? बड़ी कंपनीज, मतलब जिन पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, पब्लिक कंपनीज। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय एमसीए अंडर द कंपनीज एक्ट, मतलब समझे, ये एक तीसरे तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एमसीए इशू करता है अंडर द कंपनीज एक्ट के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं। अब वो स्टैंडर्ड्स किस पे लगते हैं? वो लगते हैं जी एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज ऑन विच इंड एएस आर एप्लीकेबल। देखो आर एप्लीकेबल मतलब इन उन पे लगेगी जिन पे इंड एएस एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भाई ये है हमारा बड़ी कंपनीज के लिए, रिलायंस, अडानी ग्रुप, या जो इंड एएस लगा रहा है, जो इंड एएस लगा रहा है, कोल इंडिया, ये सब, ये जो फन है। अब ये एप्लीकेबिलिटी जो मैं आपको बताऊंगा इसके आगे जो आप देखोगे कि किस किस पर ये इंड एएस लगते हैं। सवाल ये अगला आ जाता है हमारा कि भैया आप कह रहे हो इंड एएस लगेंगे, बड़ी कंपनी कौन, क्या होती है बड़ी कंपनी? तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा कि बड़ी कंपनी मतलब क्या, ये आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, बड़ी कंपनी का अब हम डेफिनेशन आगे देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम, किन किन कंपनीज पर इंडेक्स लगते हैं? देखो प्रॉब्लम निकल के आ गई ना सामने। इतने क्लासिक नोट्स बनाए हैं मैंने आपके कि हर चीज के पीछे मतलब रीजन है कि आप ये क्यों कर रहे हो और इसका मतलब इसका रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आई कि भैया आप कह रहे हो कि इंडेक्स पे जिन पे ये उन पे लगेगा, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस पे लगेगा जिन पे इंडेक्स लगते हैं। अब पहले ये तो बताओ इंडेक्स किस पे लगते हैं। तो अब ये उसका जवाब है कि भैया इंडेक्स किन किन पर लगते हैं। देखो पहला क्या बोला, लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जिनके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में। हुज स्टॉक इन लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये हमारी बड़ी कंपनी हुई। देखो पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, आप स्टॉक को लिस्ट कराते हो, पब्लिक से बोरिंग्स लेते हो और फिर उसको ट्रेड करते हो, तो इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। दूसरा, कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज 250 करोड़, देख लो, और अब कितनी बड़ी कंपनी है, 250 करोड़ की नेटवर्थ का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज मिलके बनती है 250 करोड़। तो सोचो मतलब एसेट अगर आपकी 1000 करोड़ की है तो आपकी लाइबिलिटी मान लो 700 करोड़ की है, तो आपके पास 300 करोड़ बचेंगे। तो ये होगी आपकी नेटवर्थ। तो ये हमारी 250 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए, तब आप पे ये लगेगा, तब आप पे ये इंडेक्स लगेंगे। तो बहुत बड़ी कंपनीज हो गई मतलब ये। अब होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज ऑफ अबव कंपनी। अब ये होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट क्या होता है? देखो इन दो कंपनीज की ये चीज, अगर इन दो कंपनीज की ये चीज होगी तो भी हम उसको बड़ी कंपनी मान लेंगे, ऐसा डेफिनेशन ने बोल दिया आकर। अब ये होल्डिंग क्या होते हैं? मान लो ये कंपनी है हमारी, ये कंपनी है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है। इसकी होल्डिंग मतलब इसके पापा, मान लो कभी कभार आपने होता ना कि मान लो आपको एग्जांपल दूं तो जैसे वन प्लस है, वन प्लस आपने फोन्स यूज करे होंगे, तो इसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो है ओप्पो। मतलब ओप्पो ने एक और कंपनी बनाई वन प्लस, तो ये इसकी सब्सिडरी हो गई, ये इसकी सब्सिडरी हो गई और ये इसकी होल्डिंग कंपनी हो गई। मतलब इसमें वन प्लस में शेयर्स जो होल्ड करती है वो करती है ओप्पो,
और ये सब्सिडरी मतलब सब जो नीचे आने वाली होती है सब्सिडरी, ठीक है। अब इस इससे देखो, इस डायग्राम से देखो, ये अगर आप हो, ये अगर आपकी कंपनी है तो इसकी होल्डिंग हुई आपके पापा, मतलब आप अपने पापा से ही तो निकले हो ना, तो आपके पापा हो गए आपकी होल्डिंग, ठीक है। और आपका जो बेटा होगा वो होगा आपका सन, तो मतलब एस से सब्सिडरी, ये होगी आपकी सब्सिडरी, ये होगी आपकी सब्सिडरी, और ये होगी आपकी होल्डिंग, ठीक है। अब फिर ये एसोसिएट्स क्या हुए, एसोसिएट्स हुए जो कि आपके साथ के हैं, मतलब भाई बहन, भाई बहन, ये दोनों हुए एसोसिएट्स मतलब भाई बहन, ठीक है। तो ऐसा समझो, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स कंपनी, अगर इन दो कंपनीज की ये तीनों, ये इन दोनों, दो जो, अगर अगर कोई कंपनी इन दोनों में फॉल करती है और उस कंपनी की ये भी है होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, तो हम मान लेंगे कि वो बड़ी कंपनी है और उस पर इंडेक्स लगा देंगे, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। देखो अब ये आपके आपके वैसे जनरल नॉलेज के लिए अंदर की बात, स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएफ फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज एंड स्टैंडर्ड इशूड बाय एमसीए फॉर कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज आर एग्जैक्टली सेम। देखो समझ रहे हो आप, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसी कुछ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीए के पास पावर है कि भैया हाँ, कि इस पे तो तुम मतलब पूरे तरीके से राइट्स है आप पे कि इस पे आप अपने तरीके से अपने वो बनाओ और खुद ही अप्रूवल कर दो इनका, जो कि नॉन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के था। और फिर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय एमसीए अंडर द कंपनीज एक्ट 2030, जो कि लगेगा कॉर्पोरेट एंटरप्राइज पे जिन पे इंड एएस नहीं लगता, जिन पे इंड एएस नहीं लगता, ठीक है। तो अब इस नोट ने क्या बोला कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लाइन टू लाइन सेम है, ये दोनों सेम है। तो मतलब एमसीए ने बस अपना काम, थोड़ा सा काम के ऊपर अपनी गाइडेंस डाली है, आईसीआई के काम के ऊपर गाइडेंस डाली है, बाकी कुछ नहीं किया है, बस दोनों सेम है। तो ये आपको ये नोट्स समझाता है, याला याला नोट ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। देखो ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कुछ, AS 1, AS 2, AS 3, ये सब आपको अभी के लिए हो सकता है नाम याद ना करने पड़े, बट जैसे जैसे आप अकाउंटिंग की फील्ड में आगे बढ़ते हो, आप सीए के लिए चूज़ करते हो, तो आपको ये सारे पढ़ने को मिलेंगे, A to Z सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे ऐसे करके ये सारे देखो, ये सब बता रहा है कि लीज में कैसी अकाउंटिंग करनी है हमें, ईपीएस में कैसी अकाउंटिंग करनी है, कंसोलिडेशन में कैसी अकाउंटिंग करनी है, टैक्सेस में कैसे अकाउंटिंग करनी है, ये सब आपको एक तरह से रूल बुक है, ये आपको सारे रूल्स बता रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर आ गए हमारे इंडेस, यहाँ पर आ गए हमारे इंडेस जो मैंने बताया बड़ी कंपनीज के लिए, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, ये 101, 102, 103, 104, ऐसे ऐसे करके आपके सारे ये इंडेस है, इंडेस 116, इंडेस 1, 2, 3, ऐसे जितने भी है ये सारे आपके इंडेस हो गए बड़ी कंपनीज के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही देखते हैं, इससे नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी अगली क्लास में। तो चलो मिलते हैं, बाकी के लिए बाकी आपको पता ही है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बिल्कुल ठोक के जाना है, और शेयर कर दो यार, अब देखो बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ के लिए, आप भी जानते हो। और चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।